हेलो, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आज हम रासो साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को। कल हमने रासो साहित्य के बारे में देख लिया था कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन सी रचनाएं हैं, कवियों ने क्या क्या कैसे कैसे इसकी व्युत्पत्ति के बारे में माना है। अब आज हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो को। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक हो जाएगा चंद्रवरदाई और जन्मकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म 1168 यानी कि ईस्वी में 1168 है और विक्रम संवत में है 1225 में भट्ट जाति के जगता नामक गोत्र में हुआ था। जगत और जन्म स्थान लाहौर है। काव्य रूप या प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत मुक्तक श्रेणी की रचना मानी जाती है। और नोट क्या है इसमें, क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये शुक्ल जी मानते हैं इनको। और नरोत्तम स्वामी क्या कहते हैं कि नरोत्तम स्वामी के अनुसार है कि यह मुक्तक रचना मानी गई है। प्रधान रस या अंगी रस इसका है, वीर रस व श्रृंगार रस है और प्रमुख अलंकार है अनुप्रास और यमक अलंकार है इसमें। और कुल पद है या कुल पद या कुल श्लोक है 16,306। छंद विधान कैसा है कि इस महाकाव्य में प्रयुक्त 16,306 पदों की रचना के लिए कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 56 छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। इसलिए 56 छंद चंद्रवरदाई का सर्वाधिक प्रिय छंद माना जाता है। इसके अलावा इसमें दोहा, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा एवं आर्य छंदों का प्रयोग भी हुआ है। काल विभाजन, तो इसका काव्य विभाजन कैसा है कि इस महाकाव्य में कुल 69 समयों या सर्गों में विभाजित किया गया है। भाषा राजस्थानी व ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग है। शैली इसकी क्या है कि इसमें शैली ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है कि इसकी शैली में क्या हुआ है कि ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, अतः इसमें पिंगल शैली का प्रयोग हुआ माना जाता है। और नायक क्या है कि अजमेर के चौहान एवं अरण्यराज के पौत्र एवं सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। नायिका क्या है धीरोदत्त। नायक की श्रेणी कैसी हो जाएगी तो इसकी श्रेणी है धीरोदत्त की और नायिका है कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। नायिका की श्रेणी क्या है तो ये मुग्धा श्रेणी की नायिका है। विशेष तथ्य क्या है इसमें, विशेष तथ्य है कि इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ, तो इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ एनॉल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में जो है उसमें प्रदान की थी। उन्होंने इसके एक भाग को संयोगिता नेम के नाम से प्रकाशित करवाया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कर्नल टॉड हैं इन्होंने इसके एक भाग को किस नाम से प्रकाशित करवाया था तो संयोगिता नेम नाम से प्रकाशित करवाया था। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रामाणिक होती है। कयामास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्री हर प्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया गया था। इस संबंध में यह युक्ति प्रसिद्ध है। तो क्या उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा है।
इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में निम्न 3 मत हैं: अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक तथा प्रामाणिक। तो अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार हैं राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, या तो पूर्णतः ग्रंथ जाली ही कह देते हैं इसको, और डॉक्टर भूलर और मोतीलाल मेहनारिया। नोट क्या है यहाँ पे देखेंगे। नोट है कि इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर बूलर माने जाते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में इसे जो है क्या अप्रामाणिक घोषित किया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह ग्रंथ पूरा जाली माना गया है। अब देखेंगे अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी आते हैं और मुनि जिनविजय, अगरचंद नाहटा। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, दशरथ शर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र, चार्ल्स ग्रियर्सन। और डॉक्टर नगेंद्र इस रचना को क्या कहते हैं, घटना कोश कहकर पुकारा है। तो ये हो गए, हमने देख लिया अप्रामाणिक और प्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। तो डॉक्टर नगेंद्र इस रचना को क्या कहते हैं, एक घटना कोश कहकर पुकारा है। पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिखित प्रतियों के निम्न 4 रूपांतरण प्रस्तुत हैं। बृहद रूपांतरण जिसमें 69 समय है, इसमें 16,300 छंद है। नोट, इस संस्करण का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है तथा इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रकाशन 1585 ईस्वी में हुआ था। मध्य रूपांतरण जिसमें 7,000 छंद है। तो नोट इसमें क्या है, इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, ये पूछ लिएगा कि पृथ्वीराज रासो का जो है किस रूपांतरण का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ था, बृहद रूपांतरण, मध्य रूपांतरण और लघुतर रूपांतरण। तो आपका ये आपको बताना होगा, मध्य रूपांतरण का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां अबोहर एवं बीकानेर में सुरक्षित है। ये 17वीं शताब्दी में लिखी गई मानी जाती है। लघुतम रूपांतरण, इसमें 19 सर्ग हैं और ये जो है 3500 छंदों का है। नोट क्या है, इसकी हस्तलिखित प्रति भी बीकानेर में सुरक्षित है। और चौथा है कि लघुतम रूपांतरण में 1300 छंद है। नोट क्या है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना है। तो दशरथ शर्मा जो मध्यम लघुतम रूपांतरण है, लघुतम रूपांतरण जो इसमें 1300 छंद है, इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो माना है। तो नोट क्या इसमें क्या है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक कथन चंद्रवरदाई। यह कथन किसके बारे में है, तो चंद्रवरदाई व पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था एवं उनकी मृत्यु भी एक दिन हुई थी। कर्नल टॉड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। चंद्रवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राजकवि थे। गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारा। क्या कहे हैं जो है, देखिए अभी जो है डॉक्टर नगेंद्र इसको क्या कहे थे, विशाल घटना कोश कहे थे। और गुलाब राय इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहकर पुकारते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। तो ये तो बात हो गई पृथ्वीराज रासो के बारे में। अब हम अगली रचना पढ़ेंगे बीसल देव रासो को। तो इसका लेखक नरपति नाल हो जाता है। रचना काल 1155 ईस्वी यानी कि 1212 विक्रम संवत है। नोट, इस रचना को मानने के पीछे
निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है कि 1200 बहोत्तरा मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल्ह रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो ये यहाँ पे एक उदाहरण इसको तो 1272 का 1212 मान लिया गया है। तो कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ 1212 भी मानते हैं, परंतु ज़्यादातर इसे 12 यानी कि 1272 भी मानते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि 1272 का अर्थ क्या कुछ विद्वान मान लेते हैं, विक्रम संवत 1272 भी मान लेते हैं, लेकिन परंतु ये जो है ज़्यादातर विक्रम संवत 1212 ही स्वीकार करते हैं। मोतीलाल मेनारिया इस संबंध यानी कि इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी मानते हैं एवं नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचनाकाल 14वीं शताब्दी मानते हैं। नवीन शोधों के में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार इसका रचनाकाल 1600 यानी कि 1016 ईस्वी यानी कि 1073 विक्रम संवत सिद्ध हुआ है। इस प्राचीन प्रति में निम्न पंक्ति प्राप्त होती है। सम्मत सहस 73 जानी नाल्ह कवि सरसीय वाणी। तो यहाँ पे ये पंक्तियाँ प्राप्त हुई थी। अब पाँचवें की राय बहादुर पंडित और गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने हमीर रासों के समय की रचना यानी कि कहा, इसको हमीर रासों के समय की रचना कहा। प्रधान रस या अंगी रस है, श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार और संयोग यानी कि वियोग व संयोग श्रृंगार का मम स्पर्शी चित्रण यहाँ पे किया गया है। काव्य रूप क्या है इसका, मुक्तक काव्य है। कुल छंद इसमें कितने हैं, 128 छंद है। छंदों को जरूर याद करेंगे कि इसमें कितने छंद माने गए हैं। तो इसमें कुल 28 छंद है। और नोट क्या है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 इसमें कुल छंद 128 है ना, तो 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। यही मूल रूप माना जाता है। नायक अजमेर का चौहान राजा विशलदेव तृतीय यानी कि विग्रह राज चतुर्थ है। नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती है। काव्य विभाजन इसका है कि इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है, जिसका संक्षिप्त कथन अनुसार निम्न है। तो कथा सार क्या है, निम्न है, यहाँ पे देखेंगे। प्रथम खंड अजमेर के राजा विग्रह चतुर्थ ने विशलदेव तृतीय एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ विवाह का वर्णन है। और द्वितीय खंड रानी के किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा विशलदेव का उड़ीसा चले जाना एवं 10 वर्ष कि 1 महीने 10 इसमें क्या है, एवं 1 वर्ष यानी कि 1 यहाँ पे कटा उसको छोड़ दें, तो वर्ष तक वहीं प्रवास करने का वर्णन है। यानी कि 1 वर्ष तक तो वहीं पर रहे उड़ीसा में ही। तृतीय खंड में क्या है कि रानी राजमती के विरह का वर्णन, विशलदेव रासों के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। चतुर्थ खंड में क्या है कि राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्र को अजमेर घर लिवा ले आना तथा विशलदेव का वहां जाना और राजमती को फिर चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। विशेष तथ्य क्या है इसमें कि राजा विशलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजा विशलदेव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि यानी कि सोमदेव के द्वारा स्वरचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज में किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं में खुदा हुआ मिलता है और यह राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। इसमें सर्वत्र वर्तमान
काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि कौन सी रचना में सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो बीसल देव रासो है। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी ब्रज एवं मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है। यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। हिंदी में बारहमासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी रचना को से माना जाता है। अब तो हिंदी में अगर वैसे पूछे कि जो है बारहमासा का वर्णन किस रचना से माना जाता है, तो वो भी नेमिनाथ चौपाई होगी। और वैसे पूछेगा तो हिंदी में अगर हिंदी लगा के पूछेगा बारहमासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना से माना जाता है, तो ये किस ग्रंथ से, तो बीसल देव। तो फिर आप बीसल देव रासो लिखेंगे, ये यहाँ पे बड़ा होगा। तो परमाल रासों को कल से पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। चलिए पढ़ लेते, फिर रासों और जैनसा छोटा है तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं आज ही। परमाल रासो, लेखक जगनिक, रचनाकाल 1230 विक्रम संवत है। प्रधान रस वीर रस है। विशेष रस क्या है, विशेष तथ्य क्या है कि यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में इस काव्य को आला या आलाखंड कहा जाता है। जगनिक कलिंजर के चंदेल राजा परमर्दी देव का दरबारी भाट कवि था, जिसने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा एवं मूदल के वीरचरित का विस्तृत वर्णन इस वीरगाथात्मक काव्य के रूप में किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह अर्ध प्रमाणिक काव्य माना गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परमाल रासो को कैसी रचना मानते हैं, प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक या अप्रमाणिक, तो अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। इस काव्य के गीत ज़्यादातर वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। इसमें रचित वीर हुंकार का एक सुंदर पद यहाँ पर दृष्टव्य है। तो देखते हैं कि 12 वर्ष ले कुकर जीवे और 13 ले जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये परमाल रासों की पंक्तियाँ हो गई। अगला, इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आलाखंड के नाम से करवाया गया था। इसके बाद श्याम सुंदर दास के द्वारा नागरी पिचानी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया गया। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन किसने किया था, चार्ल्स इलियट ने आलाखंड नाम से। फिर श्याम सुंदर दास ने द्वारा नागरी पिचानी सभा काशी के माध्यम से परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया गया। इस रचना के गीतों की गेय परंपरा का मुख्य केंद्र वैश्यवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं। इस रचना के गीत आषाढ़ व श्रावण मास यानी कि वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अब देखेंगे हम खुमाड़ रासों को। खुमाड़ रासो, लेखक दलपति विजय और रचना काल है 9वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नोट क्या है कि मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचना काल 17वीं शताब्दी माना है, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राजसिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसे दलपति विजय की रचना नहीं मानकर किसी अज्ञातनामा भाट की रचना यानी कि भाट कवि की रचना मानते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जो है कौन से कवि जो है इनको इस खुमाड़ रासों को दलपति विजय की रचना ना मानकर किसी अज्ञातनामा भाट की रचना मानते हैं। तो ये मानते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और इसका विशेष तथ्य क्या है, इस रचना में कुल 5000 छंद है, जिसमें वीर रस की प्रधानता है।
इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसकी प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? पूना के संग्रहालय में। इस ग्रंथ में बागदाद के खलीफा अल मामू एवं चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा खुमान का शासनकाल 869 विक्रम संवत से 893 विक्रम संवत तक माना गया है। इसके द्वारा कुल 24 युद्ध किए गए हैं। जो कहता है कि खुमान के द्वारा इसका मतलब समय कब से माना जाता है, तो इसके द्वारा कितने युद्ध किए गए? तो 24 युद्ध किए गए। इस रचना में खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। प्रथम खुमान 810 विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत और द्वितीय खुमाण का समय है 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत। तृतीय खुमाण का समय है 965 विक्रम संवत से 990 विक्रम संवत। यह ग्रंथ किसमें? राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अब हम देखेंगे हमीर रासों को। लेखक सारंगधर, रचनाकाल 1357 ईस्वी यानी कि विक्रम संवत में 1414। विशेष तथ्य क्या है कि इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक जो है अप्राप्त है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य में इसके कुछ छंद मिले थे। उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। यानी कि इसमें जो है प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ छंद मिले थे और उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके होने यानी कि इसके अस्तित्व में होने की कल्पना की थी। नोट क्या है? विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम। इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर माने जाते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि विद्याधर, सारंगधर, बब्बर एवं जज्जल, इन 4 कवियों की रचनाओं का संकलन ही प्राकृत पेंगलम है। इसके संकलनकर्ता मतलब कौन है? लक्ष्मीधर माने जाते हैं। राहुल संस्कृतायन ने आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लिखित छंदों को सारंगधर द्वारा रचित न मानकर जज्जल नामक कवि की रचना घोषी है। तो पूछ लेगा किसने जो है इसको हमीर रासों को यानी कि सारंगधर द्वारा रचित ना मानकर किसी जज्जल नामक कवि की रचना माना है? तो राहुल संस्कृतायन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना में प्रयुक्त हमीर शब्द को अमीर शब्द का नाम का विकृत रूप माना है। उसी अनुसार यह शब्द की मात्रा ये कह रहे हैं कि यह शब्द किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। आचार्य शुक्ल ने इसी ग्रंथ में अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। तो मतलब ये जो हमीर रासों है तो ऐसा पूछ लेगा ना कि किस रचना से शुक्ल ने जो है अपभ्रंश की रचनाओं की समाप्ति मानी है? तो यहाँ से हमीर रासों से शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने इसी ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी। अब देखेंगे अगली रचना आती है विजयपाल रासो। लेखक है नल्ल सिंह भाट। रचनाकाल 16वीं शताब्दी। मिस्र बंधुओं के अनुसार 1298 ईस्वी। विशेष तथ्य क्या है कि यह ग्रंथ मूलतः अपभ्रंश में रचित है, अतः इसे हिंदी रासो साहित्य में स्थान देना उचित नहीं है। इसमें केवल 42 छंद ही उपलब्ध हैं। तो छंदों को विशेष याद करिएगा कि परमाल रासों में कितने छंद हैं? तो विजयपाल रासों में कुल कितने छंद हैं? तो कितने छंद हैं? 42 छंद हैं। इसमें विजयगढ़ यानी कि करौली राज्य के विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज देख लिया। अब इसके आगे से कल पढ़ेंगे। राधे राधे सभी को।